मैं ब्रजेश कुमार बायोलॉजी लेक्चरर आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पैंक्रियास और पीनियल बॉडी दोनों ग्लैंड को कंप्लीट किया था। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है या हमारी जो नेक्स्ट ग्लैंड है उसका नाम है एडिनल ग्लैंड। एडिनल ग्लैंड को हम कह रहे होते हैं आधिवृक्क ग्रंथि। आधिवृक्क इसका नाम इसलिए रखा जाता है कि यह वृक्क के अग्र सिरे पर ऊपर स्थित होती है। कैप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में कहाँ पाई जा रही होती है? वृक्क के ऊपर, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है? आधिवृक्क ग्रंथि, या हम इसको कह रहे होते हैं एडिनल ग्लैंड। ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वृक्क के अग्र सिरे पर टोपी के आकार की या कैप लाइक स्ट्रक्चर जो पीले भूरे रंग का होता है उसे एडिनल ग्लैंड कह देते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्रत्येक वृक्क के अग्र सिरे पर कैप के आकार की या टोपी के आकार की पीले भूरे रंग की जो ग्रंथि है उसे आधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, यह ग्रंथि भ्रूणीय अवस्था के दौरान मेसोडर्म तथा एक्टोडर्म दोनों से मिलकर बनती है। अर्थात ये एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल और एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्मल होती है। ठीक है, इसके साथ साथ हम कह रहे होते हैं कि इसका जो बाहरी भाग होता है उसे कॉर्टिकल रीजन या कॉर्टेक्स, और जो आंतरिक या मध्य का भाग होता है उसको मेडुलरी पार्ट या मेडुला कहा जाता है। कॉर्टेक्स को हम बल्कुट और मेडुला को हम मध्यांश कह रहे होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक ग्रंथि का जो वेट होता है ये वेट लगभग 4 से 6 ग्राम तक होता है। कितना होता है? 4 से 6 ग्राम तक होता है। साथ ही हम ये कह रहे होते हैं प्रत्येक ग्रंथि के ऊपर संयोजी ऊतक से बना हुआ एक महीन आवरण होता है या एक महीन खोल पाया जाता है। इसके साथ साथ एक वयस्क व्यक्ति में हम इस ग्रंथि को जीवन की बुद्धिमानी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जाना जाता है? जीवन की बुद्धिमानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम ये कह रहे होते हैं कि ये जो ग्रंथि होती है 2 भागों में बटी हुई है। एक तो कॉर्टेक्स और दूसरा क्या होता है? मेडुला। कॉर्टेक्स वाला जो भाग होता है ये लगभग 80 से 90% भाग होता है, और जो मेडुलरी या मेडुला वाला भाग होता है ये मात्र 10 से 20% होता है। मेडुला वाले भाग से केवल 2 हार्मोन को स्रावित किया जाता है, एक एडिनलिन और दूसरा नॉर एडिनलिन। इसी प्रकार से जो कॉर्टेक्स वाला भाग होता है उसमें 3 क्षेत्र होते हैं। एक जोना ग्लोमेरुलोसा जिससे मिनेलोकॉर्टिकॉइड, दूसरा होता है जोना फैसिकुलेटा जिससे स्रावित होने वाले हार्मोन को हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कह रहे होते हैं, और तीसरा भाग होता है जोना रेटिकुलेरिस, उससे स्रावित होने वाले हार्मोन को सेक्स हार्मोन्स, लिंग हार्मोन्स या गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन कह देते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एडिनल ग्लैंड के संपूर्ण भागों से टोटल जो हार्मोन्स का नंबर होता है वो 5 होता है। अर्थात 3 हार्मोन कॉर्टेक्स वाले भाग से स्रावित होते हैं और 2 हार्मोन मेडुला वाले भाग से स्रावित होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो कॉर्टेक्स वाले भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन हैं जिन्हें हम कह सकते हैं सीक्रेटेड हार्मोन्स बाय कॉर्टेक्स या एडिनल कॉर्टेक्स। आधिवृक्क बल्कुट से स्रावित होने वाले हार्मोन
आदिवृक्क बलपुट से स्रावित होने वाले हार्मोन 3 प्रकार के होते हैं। पहला नाम आता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरा नाम आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तीसरा नाम आता है गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स या सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, तो इसमें हम पहला लेते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। ये जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स होता है, ये हार्मोन रुधिर तथा वृक्क में जो खनिज आयन होते हैं, उन खनिज आयन की सांद्रता का नियमन करते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि इनमें जो मुख्य हार्मोन होता है वो एल्डोस्टेरॉन होता है। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? एल्डोस्टेरॉन वृक्क नलिकाओं में सोडियम तथा क्लोराइड आयन के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है तथा पोटेशियम आयन के उत्सर्जन में वृद्धि करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन का मुख्य हार्मोन होता है, यह क्या करता है? यह रुधिर में खनिज आयनों की मात्रा को या खनिज आयनों की सांद्रता को नियंत्रित करता है या रेगुलेट करता है। ठीक है, इसके पश्चात दूसरा जो नाम आता है उसे हम कह रहे होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के जो मुख्य हार्मोन होते हैं उनमें एक होता है कॉर्टिसोल और दूसरा होता है कॉर्टिसोन। ये हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करते हैं तथा रुधिर में ग्लूकोज, वसा और एमिनो अम्लों की मात्रा को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ ये हार्मोन यकृत में ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना। दूसरा है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये क्या करते हैं? जो वसा और एमिनो अम्ल होते हैं उनसे ग्लूकोज बनाती है क्रिया। और आगे यूरियोजेनेसिस, जिससे यूरिया का भी संश्लेषण होता है। इसके बाद हम ये बता रहे होते हैं कि अगर शरीर में कहीं पर भी किसी टिश्यूज में इन्फेक्शन होता है तो ये हार्मोन उसे मारने वाली एंटीबॉडीज जो बनती हैं उन्हें नहीं बनने देता, अर्थात ये प्रतिरक्षी पदार्थ की बनने की क्रिया को रोकता है। इसके साथ साथ शरीर में जल और लवण का संतुलन बनाए रखता है, अंग प्रत्यारोपण में सहायक होता है। अंग प्रत्यारोपण का मतलब समझते होंगे, जब कोई अंग जैसे किडनी वगैरह खराब हो जाती है तो वहाँ पर दूसरे अंग को लगा दिया जाता है, सही व्यक्ति के अंग को, जो उसी के समकक्ष या उसका रिश्तेदार या ग्रुप का होता है, और उसको हम कह रहे होते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो हम कह सकते हैं कि यह अंग प्रत्यारोपण को सफल बनाता है। ऐसा इसलिए होता है कि इसमें इम्यूनो सप्रेसेंट अर्थात हम कह सकते हैं प्रतिरक्षा संदमन की क्रिया पाई जाती है, प्रतिरक्षा निषेधात्मक की क्रिया पाई जाती है, जो क्या करता है उस समय शरीर में एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी बनने को रोक देता है। इसके साथ साथ हम कह रहे होते हैं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी एसिड होता है, ये एसिड के निर्माण को रोकता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, ये प्रदाह रोधी होता है। प्रदाह रोधी का मतलब होता है जो स्वेलिंग वगैरह होती है उस चीज़ को ये नहीं होने देता है। इसके साथ साथ इस हार्मोन के द्वारा गठिया और दमा का उपचार किया जा सकता है। गाउट और जो अस्थमा होता है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं किस हार्मोन की सहायता से? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, इसके पश्चात आता है गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स या सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स को हम लिंग हार्मोन्स भी कह रहे होते हैं। ये हार्मोन्स भी 3 प्रकार के होते हैं जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले भाग से स्रावित होते हैं, जैसे एंडोजिन्स,
एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जिनको बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में स्रावित किया जाता है। ये हार्मोन बाह्य जनन अंग एवं यौन व्यवहार को प्रभावित करते हैं। साथ ही हम कह सकते हैं कि इनके द्वारा अगर इन हार्मोन की बहुत अधिक मात्रा स्त्रियों में हो जाती है तो उनके चेहरे पर बाल आ जाते हैं, दाढ़ी मूंछ आ जाती है। इसे हम दीर्घ लोमता या हिरसुटिज्म कह देते हैं। इसके साथ साथ इस हार्मोन के द्वारा मेल और फीमेल में पेशियों को तथा जनन अंगों को विकसित किया जाता है। ठीक है, तो एडिनल कॉर्टेक्स से कितने हार्मोन हुए? 3, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स का दूसरा नाम मैंने क्या बता दिया? सेक्स हार्मोन्स, लिंग हार्मोन्स। ठीक है, अब एडिनल ग्रंथि का दूसरा भाग क्या बताया था आपको? मेडुला। और मैंने कहा था एडिनल मेडुला से 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एक एडिनेलिन होता है, दूसरा नॉर एडिनेलिन होता है, या हम इनको एडिनलिन और नॉर एडिनलिन कह रहे होते हैं। इनके दूसरे नाम भी होते हैं, एक होता है एपिनेफ्रिन और दूसरा होता है नॉर एपिनेफ्रिन। पहला जो एडिनलिन होता है यह हार्मोन अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा होने वाली क्रियाओं को संचालित करने में सहायता करता है तथा अरेखित पेशियों के संकुचन को उत्तेजित या प्रेरित करता है। इस कारण से रुधिर वाहिनियों में दीवारें संकुचित होकर रुधिर पर दबाव बनाती हैं, रुधिर के दाब को बढ़ा देती हैं, साथ ही हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि इस हार्मोन की सहायता से और भी क्रियाएं होने लगती हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस हार्मोन के द्वारा शरीर में रोंगटे खड़े हो जाना, पसीना अधिक आना, आंखें फैल जाना, पुतली का व्यास बढ़ जाना, ठीक है, या फिर जो यकृत में ग्लाइकोजन संचित अवस्था में होता है उससे ग्लूकोज बन करके ग्लूकोज का रुधिर में आने लगना, ये सारी क्रियाएं इस हार्मोन के द्वारा होती हैं। साथ ही हम ये कह रहे होते हैं इस हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन भी कह देते हैं, संकटकालीन हार्मोन। संकटकालीन हार्मोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हार्मोन हमारे शरीर को या ह्यूमन बॉडी को जो एडवर्स कंडीशंस होती हैं या जो एडवर्स सिचुएशंस होती हैं या जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं उनका सामना करने के लिए प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। ठीक है, जैसे मानसिक तनाव है, डर है, गुस्सा है, उस समय जो हमारे शारीरिक लक्षण उत्पन्न होते हैं उस समय इस हार्मोन का स्राव और अधिक बढ़ जाता है, जिससे ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है और इस कारण से बॉडी विपरीत से विपरीत परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एडिनलिन हार्मोन होता है ये हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए, धैर्य रखने के लिए हमें तैयार करता है। इसीलिए हम इसे संकटकालीन या इमरजेंसी हार्मोन कह देते हैं। ठीक है, इसके पश्चात आता है नॉर एडिनलिन। नॉर एडिनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन, इसमें हम ये बता रहे होते हैं कि ये हार्मोन एडिनलिन हार्मोन के द्वारा नियमित होने वाली क्रियाओं की समान क्रियाओं को नियंत्रित करता है, लेकिन यह रुधिर वाहिनियों के व्यास को बढ़ा देता है, इसलिए रुधिर दाब कम हो जाता है। यह हार्ट बीट या हृदय की गति को भी कम कर देता है। साथ में हम ये कह रहे होते हैं विपत्ति या संकट के समय इसके द्वारा 3 प्रकार की शरीर में अनुक्रियाएं होती हैं या रेस्पॉन्सेस होते हैं, जिसमें एक होता है फाइट, संघर्ष, झगड़ा, एक होता है फियर, डर, भय, और एक होता है फ्लाइट, पलायन, भाग जाना। अर्थात ये हार्मोन हमें डर के समय भागने के लिए या फिर संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है। मीन्स 3 एफ आती हैं, फियर, फाइट और फ्लाइट। इसीलिए हम एडिनल मेडुला को
थ्री एप ग्लैंड भी कह देते हैं। कौन सी ग्रंथि? थ्री एप ग्लैंड। इसके साथ साथ ये हार्मोन विपत्ति के समय, स्ट्रेस, साल्ट, शुगर और सेक्स रिलेटेड प्रोसेसेस, अर्थात स्ट्रेस का मतलब है तनाव, साल्ट मीन्स लवण, शुगर मीन्स शर्करा और सेक्स मीन्स लैंगिक क्रियाएं, इन क्रियाओं को भी ये नियंत्रित करता है। अर्थात ये साल्ट, शुगर, सेक्स और स्ट्रेस जैसी क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। इसीलिए हम एडिनल ग्लैंड को 4S ग्रंथि भी कह देते हैं। कौन सी ग्रंथि? 4S ग्रंथि भी कह देते हैं। कई बार ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 3F ग्रंथि किसे कहा जाता है, या 4S ग्रंथि किसे कहा जाता है, या संकटकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए इसके पश्चात जो आदिवृक्क ग्रंथि है, इस ग्रंथि के अल्पस्राव से होने वाले रोग और अतिस्राव से होने वाले रोग, अर्थात आदिवृक्क ग्रंथि के अल्पस्राव से कौन से रोग होते हैं, उसमें हम नाम लेते हैं एडिशन डिजीज का। जब अल्पस्राव होता है आदिवृक्क ग्रंथि से या आदिवृक्क बलकुट से बहुत कम मात्रा में हार्मोन स्रावित होते हैं, तो उस समय शरीर से सोडियम तथा जल का उत्सर्जन बहुत अधिक मात्रा में होता है। इस कारण बॉडी में डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण हो जाता है। इस निर्जलीकरण के कारण जो ब्लड का प्रेशर है, जो रुधिर दाब है, वो कम हो जाता है और जो स्किन है वो ब्राउनिंग कलर हो जाती है। स्किन कांस्य वर्ण की हो जाती है, कांस्य रंग की हो जाती है। साथ में रोगी की जो पेशियां होती हैं, मस्तिष्क होता है, कमजोर हो जाता है और शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को भूख नहीं लगती। साथ में हम कह रहे होते हैं मितली आती है, घबराहट होती है और अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसलिए एडिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाले हार्मोन को लाइफ सेविंग हार्मोन कहा जाता है, अर्थात उनको जीवन रक्षक हार्मोन भी कह देते हैं। पार्टिकुलर हार्मोन का नाम देना है तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज कॉल्ड एज लाइफ सेविंग हार्मोन, अर्थात हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड को जीवन रक्षक हार्मोन कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये अभी अभी आपको बताया सबसे पहले एडिनल ग्लैंड के बारे में। कौन सी ग्रंथि? एडिनल ग्लैंड। अब देखिए एडिनल ग्लैंड में मैंने क्या बोला था आपको, प्रत्येक वृक्क के अग्रशिरे पर एक टोपी के आकार की पीले भूरे रंग की आदिवृक्क ग्रंथि स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है? वृक्क के अग्रशिरे पर। कैसे आकार की होती है? कैप या टोपी के आकार की। और यह किससे बनी होती है? भ्रूणीय मेसोडर्म तथा एक्टोडर्म से बनी होती है। अर्थात इसका जो कॉर्टेक्स वाला भाग है वो तो किससे बनता है? मेसोडर्म से। और जो इसका कौन सा वाला भाग है, मेडुला वाला भाग, वो किससे बनता है? एक्टोडर्म से। इसका बाह्य भाग कॉर्टेक्स, बलकुट और आंतरिक भाग मध्यांश या मेडुला कहलाता है। इसका वेट 4 से 6 ग्राम होता है। अभी मैंने आपको बताया था इसके बाहर संयोजी ऊतक से बना हुआ एक महीन खोल होता है। एक वयस्क व्यक्ति में इसे जीवन की बुद्धिमानी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? जीवन की बुद्धिमानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद में आदिवृक्क बलकुट से स्रावित होने वाले हार्मोन्स, ये जो बाह्य वाला भाग होता है बलकुट, इससे 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसमें एक नाम मैंने बताया था अभी अभी मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल खनिज, और दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और तीसरा सेक्स हार्मोन्स या गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। इसमें पहला नाम यहाँ पर लिया गया है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स।
ये हार्मोन्स रक्त में एवं वृक्क में खनिज आयनों की सांद्रता का नियमन करते हैं। इनमें मुख्य एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है। यह हार्मोन वृक्क नलिकाओं में सोडियम एवं क्लोराइड आयनों के पुनः अवशोषण एवं पोटेशियम आयन के उत्सर्जन में वृद्धि करता है। अतः यह रक्त में खनिज आयनों की मात्रा का नियमन करता है। ठीक है, इसलिए नाम रखा गया है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसके प्रमुख हार्मोन्स कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करते हैं। ये रक्त में ग्लूकोज, फैट और एमिनो एसिड की मात्रा बढ़ाते हैं। ये यकृत में ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना। ग्लूकोनियोजेनेसिस इसका मतलब होता है वसा और एमिनो एसिड से ग्लूकोज बनाना। तथा यूरियोजेनेसिस इसका मतलब होता है यूरिया का संश्लेषण आदि क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। ये शरीर में किसी ऊतक में संक्रमण होने पर प्रतिरक्षी पदार्थ को बनने से रोकते हैं। प्रतिरक्षी पदार्थ नहीं बनने देते, एंटीबॉडीज नहीं बनने देते, जिसे इम्यूनोसप्रेसेंट या प्रतिरक्षी संदमक या प्रतिरक्षी निषेधात्मक कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ यह जल एवं लवण संतुलन के साथ अंगों के प्रत्यारोपण को सफल बनाता है। ठीक है ना। साथ ही मैंने आपको बताया था यह प्रदाह रोधी होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एसिड भी होता है। इसके द्वारा गठिया व दमा का उपचार किया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात आते हैं लिंग हार्मोन्स या गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। आदिवृक्क बलकुट द्वारा 3 प्रकार के हार्मोन्स जैसे एंडोजिन्स, एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरोन की बहुत थोड़ी मात्रा स्रावित की जाती है। ये बाह्य जननांग व यौन विभाग को प्रभावित करते हैं। स्त्रियों में इस हार्मोन की अधिकता के कारण चेहरे पर बाल आ जाते हैं। इसे दीर्घलोमता या हिरसुटिज्म कह दिया जाता है। क्या कह देते हैं इसको? हिरसुटिज्म। यह नर एवं मादा में पेशियों तथा जननांगों के विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, इसके पश्चात आदिवृक्क मध्यांग से स्रावित होने वाले हार्मोन। मध्यांग से 2 तरह के हार्मोन बनते हैं, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन। पहले बात करते हैं एड्रेनलिन। यह अनुकंपित तंत्रिका तंत्र द्वारा नियमन होने वाली क्रियाओं के संचालन में मदद करता है। यह आरेखित पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है। इस कारण से रुधिर वाहिनियों की दीवार सिकुड़कर रुधिर दाब को बढ़ा देती है। ठीक है ना, किसको बढ़ाती है? रुधिर दाब को। आंख यहाँ पर कैसी हो जाती है? चौड़ी, पुतली फैल जाती है, पसीना आने लगता है। साथ में बता रहे होते हैं शरीर में गूज फ्लैशिंग हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है तथा यकृत में संचित जो ग्लाइकोजन है ये ग्लूकोज में परिवर्तन होकर क्या करता है? ग्लूकोज रक्त में आने लग जाता है, जैसी क्रियाएं होने लगती हैं। ये हार्मोन संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए मानव शरीर को तैयार करता है। मानसिक तनाव, गुस्से एवं डर के समय उत्पन्न शारीरिक लक्षणों के दौरान यह अधिक मात्रा में स्रावित होता है, जिससे शरीर को अधिक ऊर्जा प्राप्त होकर वह संकट का सामना कर सके। ठीक, इसके पश्चात है नॉरएड्रेनलिन। यह हार्मोन एड्रेनलिन द्वारा नियमन होने वाली क्रियाओं की समान क्रियाओं का प्रेरण करता है। यह रुधिर दाब को कम करता है तथा हार्ट बीट या हृदय गति को भी कम कर देता है। ठीक है ना। संकट एवं विपत्ति के समय इस हार्मोन द्वारा 3 प्रकार की अनुक्रियाएं होती हैं, जैसे फियर,
फियर के बाद में फाइट, और फाइट के साथ फ्लाइट, इसलिए एडिनल मेडुला को 3F, कौन सी ग्रंथि, 3F ग्रंथि भी कहा जाता है। यह हार्मोन स्ट्रेस, साल्ट, शुगर तथा सेक्स रिलेटेड क्रियाओं का भी नियमन करता है, इसलिए एडिनल ग्लैंड को क्या कहा जाता है, 4S ग्लैंड, 4S ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आते हैं आदिवृक्क ग्रंथि के अल्पस्राव संबंधी रोग, जिसमें मैंने बताया था एडिशन का रोग। एडिशन वैज्ञानिक थे। यह रोग आदिवृक्क वल्कुट के अल्पस्राव के कारण होता है। अल्पस्राव के कारण सोडियम तथा जल का अधिक उत्सर्जन होने लगता है, जिससे शरीर में क्या हो जाता है, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। इस कारण से जो रुधिर दाब होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो कम हो जाता है। त्वचा ब्राउनिश कलर हो जाती है, कांस्य वर्ण हो जाती है। रोगी की पेशियां एवं मस्तिष्क कमजोर हो जाता है तथा शरीर ताप भी क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, रोगी को भूख नहीं लगती है, एपेटाइट लॉस एवं मितली एवं घबराहट होने लगती है। अंत में रोगी की मौत हो जाती है। ठीक है, अतः आदिवृक्क वल्कुट हार्मोन को हम कौन सा नाम दे रहे होते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन। अभी मैंने कहा था अगर पार्टिकुलर नाम कोई देना है तो हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड को जीवन रक्षक हार्मोन कह सकते हैं। अब देखिए जो आदिवृक्क ग्रंथि की अतिस्राव संबंधी रोग। अतिस्राव का मतलब है जब इससे निकलने वाले हार्मोन्स अत्यधिक मात्रा में स्रावित हों, जिसमें यहाँ पर पहला नाम दिया कॉन्स। कॉन्स ये वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इस डिजीज के बारे में बताया, इसलिए इसको कॉन्स डिजीज कह देते हैं। यह रोग मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की अधिकता से होता है। किसकी अधिकता से, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इस कारण क्या होता है, जो सोडियम होता है और पोटेशियम होता है, इसका संतुलन बिगड़ जाता है, ये इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिससे तंत्रिकाओं की गड़बड़ी के कारण पेशियों में अकड़न या जकड़न आ जाती है। ठीक है, इसके पश्चात आता है कुशिंग का रोग। ये भी कुशिंग वैज्ञानिक का नाम है। इस रोग में शरीर में जल और सोडियम और यकृत में ग्लाइकोजन का जमाव अधिक होने लगता है। इस रोग में प्रोटीन अपचय बढ़ जाता है, प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। इस कारण से जो त्वचा होती है और अस्थियां होती हैं, इनमें अनियमित वृद्धि होने लगती है। ठीक है, क्या होती है, अस्थियों में और त्वचा में अनियमित वृद्धि होने लग जाती है। इसे कुशिंग का रोग कह देते हैं। इसके पश्चात आता है हिर्सुटिज्म या एडिनल विरिलिज्म। इसमें देखिए एडिनल हार्मोन की अधिकता के कारण जो स्त्रियां होती हैं उनमें पुरुषों के लक्षण क्रिएट होने लगते हैं, अपीयर होने लगते हैं, जैसे चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना, या फिर हम कह सकते हैं आवाज का मोटा या भारी हो जाना, या शरीर पर घने बालों का आ जाना। इसकी अधिकता से स्त्रियां कैसी हो जाती, स्टेरिल हो जाती हैं, अर्थात उनमें बांझपन आ जाता है। वो बच्चे जन्म नहीं दे सकती, बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकती, या बच्चों को जन्म नहीं दे पाती। ठीक है, इसके पश्चात आता है गायनिकोमैस्टिया। इसमें जो एडिनल हार्मोन के अधिक स्रावण के कारण जो फीमेल होते हैं उनमें मेल के समान जननांग बनने लगते हैं, जनन अंग बन जाते हैं, इसलिए इसे यहाँ पर स्यूडो हर्मेफ्रोडाइट या मादा आभासी उभय लिंगता कह देते हैं। ऐसी जो फीमेल होती हैं वो स्टेरिल होती हैं, और जो मेल होते हैं या लड़के होते हैं उनमें भी स्तन उभार आते हैं, स्तन उभार के रूप में दिखाई देने लग जाते हैं। इसको हम कह रहे होते हैं गायनिकोमैस्टिया। ठीक, इसके पश्चात आता है इदिमा।
इस रोग में रुधिर में सोडियम तथा इसके साथ साथ जो जल की मात्रा है अधिक बढ़ जाती है। इस कारण से रुधिर का दाब भी बढ़ जाता है। इससे शरीर जगह जगह से फूल जाता है। इसी को हम क्या कह रहे होते हैं, इदीमा कह रहे होते हैं। ठीक है। पोटेशियम की अत्यधिक कमी से तंत्रिका एवं पेशियों का कार्य अवरुद्ध हो जाता है और हम ये कह सकते हैं कि पैरालाइसिस या लकवा भी ऐसे लोगों को हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए इसके पश्चात मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो आदिवृक्क ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि में बाएं भाग को हम क्या कह रहे होते हैं, जैसे ये मान लो बाहरी तरफ भाग है, ये किडनी में क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स। ऐसे इसका भी जो बाहरी भाग होता है आदिवृक्क ग्रंथि का, उस आदिवृक्क ग्रंथि के बाहरी भाग को हम क्या कह रहे होते हैं, कॉर्टेक्स कह रहे होते हैं, एडिनल कॉर्टेक्स। और जो अंदर का या आंतरिक भाग होता है मध्य का, उसको कह रहे होते हैं एडिनल मेडुला। एडिनल जो बल्कुट होता है या कॉर्टेक्स होता है, इसमें 3 जोन होते हैं, एक जोना ग्लोमेरुलोसा, एक जोना फैसिकुलेटा, एक जोना रेटिकुलेरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड स्रावित होता है, जोना फैसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्रावित होता है और जोना रेटिकुलेरिस से क्या स्रावित होता है, सेक्स हार्मोन्स या गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स। ठीक है, जिनके बारे में आपको बता दिया गया तीनों के बारे में। इसके बाद जो आदिवृक्क के ये जो मध्यांश वाला भाग होता है, इससे 2 तरह के हार्मोन स्रावित होते हैं। एक होता है एडिनलिन और दूसरा होता है नॉर एडिनलिन। नॉर एडिनलिन, इसको हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं और इसको हम नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एडिनलिन हार्मोन को हम संकटकालीन हार्मोन भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एडिनल ग्लैंड से ये 5 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। इनके हमें नाम याद रखना है, इनके द्वारा होने वाले फंक्शंस याद रखने हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए ये एडिनल ग्लैंड का डायग्राम मैंने बता रखा है। मैंने ये कहा था प्रत्येक वृक्क के अग्रसिरे पर टोपी के आकार की पीले भूरे रंग की जो ग्रंथि है या जो ग्रंथि स्थित होती है, उसी को हम क्या नाम दे रहे होते हैं, एडिनल ग्लैंड कह रहे होते हैं। क्योंकि ये वृक्क के ऊपर होती है, इसलिए वृक्क के बाहरी भाग को जब कॉर्टेक्स कहेंगे तो एडिनल ग्लैंड के बाहरी भाग को भी क्या कह दिया जाएगा, कॉर्टेक्स। किडनी के आंतरिक भाग को मेडुला कहेंगे तो एडिनल ग्लैंड के भी आंतरिक भाग को क्या कहा जा रहा होता है, मेडुला। तो इसीलिए हम एडिनल ग्लैंड को भी 2 भागों में बांट लेते हैं, एडिनल कॉर्टेक्स और एडिनल मेडुला। एडिनल कॉर्टेक्स से ये 3 प्रकार के हार्मोन और एडिनल मेडुला से ये 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है। ये देखिए दोनों किडनी है, किडनी से ये मूत्रवाहिनी निकल रही है। यहाँ पर ये क्या है, पश्च महाशिरा, और ये क्या है, ये यहाँ पर पृष्ठ महाधमनी है। ये शरीर के सभी भागों में रुधिर की सप्लाई करेगी। यहाँ से ये निकलेगी तो ये वृक्क धमनी हो जाएंगी, ये वृक्क में रुधिर ले जाएंगी। ये वृक्क शिराएं यहाँ से वो अशुद्ध रुधिर को किस में लाएंगी, पश्च महाशिरा में लाएंगी। ठीक है। तो इनसे हमें कुछ नहीं करना, ये तो इसलिए दिखा रखा है कि इसके ऊपर एडिनल ग्लैंड है। केवल हमारा यहाँ पर जो मतलब है, केवल इस वाले भाग से मतलब है, इस वाले भाग से मतलब है। ये कौन सी ग्रंथि है, एडिनल, या इसी को हम क्या कह रहे होते हैं, आदिवृक्क ग्रंथि कह रहे होते हैं। ठीक है ना। ओके।